नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। आपने स्टार्ट किया था आपका विज्ञान का 15 पार्ट यानी पृथ्वी की संरचना के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है जिसमें अपने पृथ्वी के बारे में जानने के लिए बहुत सारी जानकारी इस पार्ट से मिलेगी। तो बहुत ही उसी आप रुचि के साथ इस पार्ट को सीखने की कोशिश करेंगे तो ये पार्ट आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। और आपको इसको पार्ट को बहुत ही एक स्टोरी टाइप में यानी पृथ्वी की जो बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे, एक इस तरह से कह सकते हैं जैसे स्टोरी टाइप में अपन इसको समझते हैं, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो पिछले जो पार्ट में अपने इसकी कुछ जानकारी प्राप्त की थी, ठीक है, इस पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विकास कैसे हुआ, पृथ्वी चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में आज अपन सीखेंगे। जो पृथ्वी है उसके पृथ्वी की ऊर्जा तंत्र के बारे में, पृथ्वी का जो ऊर्जा तंत्र है उसके बारे में। अपन जो रहते हैं वो पृथ्वी की सतह पर रहते हैं, अपन जो रहते हैं वो पृथ्वी की क्या है, सतह है, उसके ऊपर रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो सतह है, ठीक है, पृथ्वी की सतह की बात करें तो पहले अपन इसको समझ लेते हैं पृथ्वी की सतह के बारे में। ये जो पृथ्वी है, ठीक है, इस पृथ्वी का 70% भाग तो क्या है, ये जो 70% भाग है ये है जल में, इसके ऊपर क्या है, जल है। आप पृथ्वी का ग्लोब देखते हो तो ग्लोब में लगभग आपको नीला जो रंग है वो दिखाई देता है। उसका कारण क्या है, पृथ्वी की सतह पर लगभग भागों पर क्या है, समुद्र है यानी जल है। बाकी जो 30% भाग बचता है यहां पर क्या है, सिर्फ यहां पर ही है, स्थल है। यहां पर मतलब सतह है, स्थल है जहां पर लोग निवास करते हैं। इस स्थल में भी ये एक जैसा नहीं है, यहां पर भी देखो क्या है, मैदान है, पहाड़ है, ठीक है, पठार है, घाटियां हैं, रेगिस्तान है, आदि बहुत सारी चीजें हैं। ये सारी क्या है, इस स्थल में है। स्थल में आप देखेंगे तो पहाड़, वहां मैदान भी है खुले जगह, ठीक है, पहाड़ भी हैं, पठार भी हैं, घाटियां भी हैं, रेगिस्तान भी हैं, ये सारे क्या है, स्थल पर है। जल पर तो सिर्फ क्या है, जल ही है, ठीक है, बाकी स्थल इस 30% पर ये सारी चीजें हैं। तो क्या अपन बात करें, क्या पृथ्वी की जो आपको सतह देखते हैं क्या हमेशा ऐसी थी? नहीं, इसमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं। इसका साइंटिफिक प्रूफ भी है, यानी जो कुछ तथ्य भी है वो अपने को इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि ये जो पृथ्वी की आप जो संरचना देख रहे हैं उसमें निरंतर क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। जहां पर अभी आपने देखा, जहां पर अभी क्या है, हिमालय का विशाल पर्वत है, जहां पर हिमालय पर्वत है, विशाल पर्वत है, वहां पर कभी क्या हुआ करता, 33 सागर हुआ करता था। क्या हुआ करता था, 33 नाम का सागर हुआ करता। जैसे अपने अभी नाम सुनते हैं ना, प्रशांत महासागर, ऐसा जो है वहां पर समुद्र हुआ करता था जिसका नाम था 33 सागर। जहां पर अभी क्या है, हिमालय पर्वत है, आज वहां पर क्या बन चुका है, पर्वत बन चुका है। लेकिन बहुत साल पहले वहां पर क्या हुआ करता था, 33 नाम का सागर हुआ करता था। तो ये जो 1 नंबर की आपको पर्सन है वो यहाँ पर इस तरह से क्लियर हो रहे हैं। तो इसको आप ध्यान से सुनते रहें, आपको सारी चीजें समझ में आती रहेगी। तो क्या कारण है इसका बदलाव का? तो इसके बदलाव के कारण है पृथ्वी पर बहुत सारी शक्तियां ऐसी हैं जो निरंतर पृथ्वी की सतह को बदलने में कार्य करती रहती हैं। बहुत सारी शक्तियां हैं, कुछ पृथ्वी के अंदर की शक्तियां हैं, कुछ बाहर की भी शक्तियां हैं। ये पृथ्वी की सतह को, पृथ्वी को निरंतर क्या करती रहती है, उसकी सतह में बदलाव करने का कार्य करती रहती है। उन शक्तियों को अपन कहते हैं विवर्तनिक शक्तियां, यानी पृथ्वी की सतह को बदलने के लिए कई प्रकार की शक्तियां निरंतर कार्य करती है। इन शक्तियों को विवर्तनिक शक्तियां कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, विवर्तनिक शक्तियां कहते हैं, जो पृथ्वी को, सतह को बदलने में निरंतर कार्य कर रही है। विवर्तनिक शक्तियां 2 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की? 2 प्रकार की, जो मैंने आपको बताया। एक तो वो होती है जो आंतरिक विवर्तनिक शक्ति, जो अपने को बाहर से बिल्कुल दिखाई नहीं देती है, वो पृथ्वी के अंदर ही कार्य करती है, लेकिन फिर भी वो पृथ्वी की सतह को बदलने में कार्य करती है, अहम भूमिका निभाती है। वहीं बात करते हैं बाह्य विवर्तनिक शक्तियां। बाह्य विवर्तनिक शक्तियां जो बाहर के यानी पृथ्वी की सतह से बाहर जो काम करती है वो बाह्य विवर्तनिक शक्तियां कहलाती हैं। पृथ्वी के अंदर जो काम कर रही है वो आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां होंगी, और पृथ्वी के जो बाहर है, ठीक है, पृथ्वी की सतह से बाहर जो हवा में इनमें हो रही है, पृथ्वी की सतह पर हो रही है, पृथ्वी की हवा में हो रही है, उन शक्तियों को अपन कहते हैं बाह्य विवर्तनिक शक्तियां।
अब अपने को क्या करना है, इस आंतरिक और बाह्य विवर्तनिक शक्तियों को डिटेल में समझना है और कौन कौन सी होती है आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां और उसके क्या क्या परिणाम है, कौन कौन सी घटनाएं अपन देखते हैं आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों की और कौन सी घटनाएं अपन देखते हैं बाह्य विवर्तनिक शक्तियों की। तो ये आपको समझ में आया तो अपन आगे बात करेंगे आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों की। तो देखो इसके बाद में देखते हैं अपन आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां क्या होती है उसके बारे में। तो देखो आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां किसे कहते हैं, जिनकी उत्पत्ति क्या होती है, पृथ्वी के अंदर बहुत गहराई में होती है। पृथ्वी के अंदर क्या होती है, गहराई में। पृथ्वी को आपने सीखा था जब पढ़ा था, पृथ्वी के क्या होते हैं, 3 परतों में बांटा गया है। पहला जो ऊपर होता है भूपर्पट्टी, उसके बाद में दूसरी जो परत होती है वो क्या होती है, जिसको मेंटल कहा जाता है। वहां पर सारे जो पर्वत वगैरह है वो कौन सी अवस्था में, द्रव अवस्था में, यानी पिघली हुई अवस्था में, ठीक है। तो उनके कारण वहां बहुत अधिक ताप होने के कारण उसमें क्या होता है, उथल पुथल होने से, या फिर ये जो आपस में क्या होता है, चट्टानों के ये जो मैग्मा होता है, ये मैग्मा शब्द है, यहाँ पर मैग्मा शब्द का मतलब होता है पिघली हुई, जहां पर सभी चीजें क्या रहती है, चाहे वो क्या है, वो पर्वत हो या कोई लोहा, कोई भी धातु हो, पिघली अवस्था में रहती है, उसको कहते हैं मैग्मा, ठीक है। ये मैग्मा के स्थानांतरण से क्या होती है, वहां पर अंदर क्या होती है, बहुत अधिक ऊर्जा पैदा होती है, ठीक है। ये जो शक्ति है आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां उसी के कारण इसके अंदर उत्पन्न होती है। यानी इनकी उत्पत्ति पृथ्वी की गहराई में उपस्थित ताप से चट्टानों के फैले हुए सिकुड़ने, अंदर की जो चट्टानें होती है वो फैलती सिकुड़ती हैं, और मैग्मा के स्थानांतरण से, मैग्मा क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता रहता है क्योंकि वो पिघली अवस्था में है, जिसके कारण क्या होती है, विवर्तनिक शक्तियां उत्पन्न होती है, ठीक है। अब ये जो विवर्तनिक शक्तियां हैं 2 तरह से कार्य करती है। एक तो करती है भूगर्भ के लंबवत, यानी भूमि के लंबवत, यानी ऐसे जैसे भूमि है इससे बाहर की तरफ ये लंबवत इस तरह से, एक तो ये कार्य करती है। दूसरा क्या है, क्षितिज दिशा में। क्षितिज दिशा में मतलब पृथ्वी के इस तरह से, पृथ्वी के समांतर कार्य करती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पृथ्वी पर क्या होता है, ऊपर और नीचे, जो पृथ्वी की सतह होती है वो ऊपर नीचे होती है। पृथ्वी की सतह या तो ऊपर हो जाती है या नीचे हो जाती है, या तो नीचे दब जाती है या फिर ऊपर उठ जाती है, जब ये भूगर्भ के लंबवत कार्य करता है। देखो इससे क्या होता है, इससे जो लंबवत जो कार्य करती है, आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां जब पृथ्वी के लंबवत कार्य करती है, भूगर्भ के लंबवत कार्य करती है, तो इससे सतह पर महाद्वीप बनते हैं, जो अपने महाद्वीप हैं, ठीक है। जो कितने महाद्वीप हैं, ठीक है, जो 7 महाद्वीप हैं, ठीक है, ये महाद्वीप उनकी वजह से बने हैं। द्वीप बन जाते हैं, मतलब महाद्वीप का छोटा रूप द्वीप, पठार बन जाते हैं, ठीक है, मैदान बन जाते हैं, समुद्र बन जाते हैं। इनसे निर्माण किसका होता है, ये जो जब आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां भूगर्भ के लंबवत कार्य करती है तब इनका निर्माण होता है। अगर वहीं ये क्षितिज दिशा में कार्य करती है, मतलब इसके समांतर कार्य करती है, तब क्या होता है, धरातल पर वलन, भ्रंशन और चटकन पैदा होती है। अब ये तीनों ही शब्द अपने लिए क्या है, बहुत ही अजीब हैं, नए शब्द हैं। तो इसको समझने के लिए अपन क्या करते हैं, देखो यहाँ पर सबसे पहले वलन। वलन में क्या होता है, पृथ्वी की जैसे कुछ, ये मान लो कोई चट्टान थी, पृथ्वी यहां से इस तरह से बन गई, जो पृथ्वी का एक जमीन का भाग ऊपर हो गया और एक क्या हो गया, थोड़ा नीचे रह गया, ये कहलाता है वलन। जब पृथ्वी की सतह में आपस में क्या होता है, अपन कहीं देखते हैं, अपन कहते हैं ना जमीन का नीचे धंसना, तो वहां से क्या होती है, जमीन नीचे हो जाती है और एक साइड से ऊपर रह जाती है, उसको कहते हैं वलन। ब्रसन का मतलब क्या होता है, ब्रसन का मतलब होता है, जैसे मान लो कपड़े को आप इकट्ठा करोगे, ठीक है, मान लो ये इसके ऊपर, मेज के ऊपर कोई कपड़ा रखा हुआ, इसको हाथ से यहां से रख के इकट्ठा करो, तो ये कपड़ा जैसे इकट्ठा करने लगोगे ना, तो इस तरह से इसमें बन जाएगी, ऐसे कपड़े को इकट्ठा करते जाओगे तो ऐसे वलन बन जाएंगे। ये भी अपने क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर आप देखेंगे तो इस तरह के वलन, ये भ्रंशन बन जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, भ्रंशन। या फिर चटकन, मतलब क्या हो जाती है, आपस में चटक जाती है, दूर हो जाती है, टूट जाती है, मतलब कोई पर्वत है, इसके बीच में क्या है, दरार आ जाना, जो दरार आ जाती है वो इससे चटकन पैदा हो जाती है, ठीक है। इससे भी क्या होता है, घाटी बन जाती है या फिर पर्वत बन जाते हैं। या तो घाटी बन जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा गहराई में कोई जिसको कहते हैं वो घाटी बन जाएगी, या फिर पर्वत बन जाएगा बहुत ऊंचा। ये भी किससे होता है, ये जब क्षितिज दिशा में ये कार्य करती है आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां, तब इनका निर्माण होता है, ठीक है। आप देखो ये चित्र में देख सकते हैं, एक वलन का चित्र दिया गया है, एक भ्रंशन का चित्र दिया गया है, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि ये दोनों होते क्या हैं, ठीक है। तो ये था आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों के बारे में। अब अपने देखना है आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां कौन कौन सी है, जैसे ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर से आती है, पृथ्वी के अंदर पैदा होती है, ठीक है, इसलिए इसको आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां कहा गया। भूकंप होता है,
ठीक है, सुनामी जो होती है। तो ये सारी क्या है, आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां हैं। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ये क्यों आती है, ठीक है, इसका कारण क्या है और इससे किस तरह से नुकसान हो सकते हैं, ये सारी बातें अपन नेक्स्ट आगे पढ़ रहे हैं अभी। तो आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों में सबसे पहले अपन देखते हैं ज्वालामुखी के बारे में। किसके बारे में, ज्वालामुखी। देखो क्या होता है, ज्वालामुखी एक आंतरिक विवर्तनिक शक्ति का सबसे विचित्र रूप है, यानी ये देखने में मतलब बहुत ही अजीब सा है कि ये हुआ कैसे, इसके बारे में, ठीक है। तो पर्टिकुलर किसी भी घटना की, जैसे ज्वालामुखी है, भूकंप है या सुनामी है, इसका एग्जैक्ट जो आंसर है वो तो अभी तक साइंटिफिक भी पता नहीं है, साइंस मतलब जो वैज्ञानिक है उनको भी पता नहीं है कि ये एग्जैक्ट कारण क्या है इनके आने का, ठीक है। वैज्ञानिक क्या करते हैं, सिर्फ इसका अनुमान लगाते हैं। तो देखो ये क्या है, तो ये एक विचित्र घटना है। क्यों, ये पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचल, अब पृथ्वी के अंदर कोई हलचल होती है जिसकी वजह से वो क्या करता है, सतह को फाड़कर बाहर आ जाती है। जो सतह होती है उसको चीरते हुए वहां से क्या होती है, जो अंदर की जो द्रव व्यवस्था में, मतलब पिघली व्यवस्था में जो पर्वत वगैरह थे वो भी क्या हो जाते हैं, उससे कुछ मात्रा में बाहर आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। फोड़कर जिनके साथ क्या क्या बाहर निकलता है, देखो धुआं आता है, राख होता है, वाष्प होता है, यानी अंदर अपने को पता है पृथ्वी के अंदर क्या है, पानी भी है, ठीक है। तो वो वाष्प भी पानी क्या होता है, वाष्प बन के बाहर निकलता है, और गैसें बहुत सारी बाहर उसके साथ में निकलती है। कई बार उनके अंदर बहुत ज्यादा जहरीली गैसें भी होती है, ठीक है। तो वो क्या करता है, भूपटल को फोड़कर, यानी पृथ्वी की सतह को फोड़कर धुआं, राख, वाष्प और गैसें ये है, ये बाहर निकलते हैं, ठीक है। कई बार पिघली चट्टानें लावा के रूप में भी बाहर निकलती है। कई बार क्या होता है, पिघली हुई चट्टानें जो होती है वो भी लावा के रूप में बाहर निकलती है। लावा क्या होता है, जो चट्टानों का पिघला हुआ रूप होता है, जो इसके अंदर से पिघली हुई चीजें जो ज्वालामुखी से बाहर आती है, उनको लावा कहा जाता है, ठीक है। अब देखो मुख से, इसको ज्वालामुखी ही क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके मुख से क्या होती है, जैसे मान लो पृथ्वी की सतह को ये फाड़कर क्या होता है, बाहर जैसी है, ये इसकी सतह पर इस तरह से फैल जाता है, ठीक है। तो इसके मुख से क्या होती है, ज्वाला निकलती है, इस कारण इसको ज्वालामुखी कहा जाता है। मुख से निकलने वाली ज्वाला, तो इसको ज्वालामुखी कहा जाता है, ठीक है। दूसरा देखो, इसका इंग्लिश में नाम होता है वोल्केनो। अब वोल्केनो क्यों कहा गया है, क्योंकि ये वोल्केनो द्वीप है, एक द्वीप है जिसका नाम है वोल्केनो, वहां पर पाई जाती है, ठीक है। इसके कारण इसको क्या कहा जाता है, वोल्केनो कहा गया। वोल्केनो द्वीप के कारण इसको वोल्केनो भी कहा जाता है। और जो रोमवासी थे, जो रोम के वासी जो लोग थे, वो इसको क्या कहते थे, पातालपुरी का मार्ग, यानी पाताल में, जैसे अपन आकाश और पाताल पढ़ते हैं, तो पाताल में जाने का मार्ग, यानी पाताल जाने का मार्ग भी इसे मानते थे। अब देखो ज्वालामुखी जो 3 प्रकार की होती है, ज्वालामुखी है जो 3 प्रकार की है। एक तो होती है सक्रिय, एक होता है प्रसुप्त और एक होता है निष्क्रिय। सक्रिय मतलब जो अभी जिससे लावा लगातार बाहर निकल रहा है, जो एक्टिव है, अभी क्या है, उसके अंदर से आग निकल रही है, लावा बाहर निकल रहा है, जिसके पास भी जाना क्या है, पॉसिबल नहीं है, इतना गर्म होता है। प्रकार की सक्रिय। दूसरी देखो प्रसुप्त। प्रसुप्त का मतलब क्या होता है, जो एक बार एक्टिव थी, अब क्या हो गई है, वो बंद हो गई है, मतलब अब उससे लावा निकलना बंद हो गया है, लेकिन कई सालों बाद में फिर से वो एक्टिव हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी क्या कहलाती है, प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाती है। जो एक बार एक्टिव हुई, फिर बंद होगी, फिर एक्टिव हो रही है समय समय पर, वो कहलाती है प्रसुप्त। और निष्क्रिय का मतलब होता है जो कभी एक्टिव हुई थी एक बार, ठीक है, जहां से ज्वालामुखी निकली, अब उसके निकलने की कोई चांसेस नहीं है, वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है, अब वो निष्क्रिय हो चुकी है, तो वो कहलाती है निष्क्रिय। तो देखो 3 प्रकार की होती है। सक्रिय मतलब जो अभी भी एक्टिव है, प्रसुप्त मतलब जो समय समय पर एक्टिव होती है, थोड़े समय बाद में, ठीक है, और निष्क्रिय मतलब जो एक बार एक्टिव हुई थी, अब होने के कोई चांस नहीं है, ठीक है, तो वो कहलाती है। अब देखो ज्वालामुखी से भी कई लाभ होते हैं, ज्वालामुखी आने से भी अपने को क्या है, लाभ होते हैं। कैसे, देखो सबसे पहले तो उससे जो मिट्टी निकलती है जमीन के अंदर से, जो पिघली व्यवस्था में, वो जब ठंडी होती है तो वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, वहां पर फसल बहुत ही अच्छी होती है। दूसरा देखो, इसके साथ में बहुत सारे रासायनिक गैसें बाहर निकलती है, बहुत ही सारे रासायन और गैसें भी बाहर निकलती है, जो बहुत ज्यादा कीमती होती है। जैसे अपन बात करें गंधक, ठीक है, बोरिक अम्ल आदि कीमती जो कुछ ये तो गैसें निकलती है, इसके अलावा आदि कुछ कीमती धातुएं भी इसके साथ लावा के साथ में पिघली व्यवस्था में निकलती हैं, ठीक है। ज्वालामुखी के साथ में बहुत सारी अंदर से बहुत सारी कीमती धातुएं भी कई जगह पर बाहर निकलती है, जिनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, वो फिर अपन काम में ले सकते हैं, ठीक है। और इस ज्वालामुखी से जो गर्म पानी के झरने बनते हैं, उसका कारण भी क्या है, ज्वालामुखी है। अपन नाम में सुनते हैं कि वो जो झरना है वो गर्म पानी का है, गर्म पानी का झरना होने का कारण भी कहीं ना कहीं ज्वालामुखी ही है। तो ये था पूरा ज्वालामुखी के बारे में। उम्मीद है आपको ज्वालामुखी में अब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इससे अगर रिलेटेड कोई पर्सन आता है तो।
इसके बाद दूसरी आंतरिक विवर्तनिक शक्ति का देखते हैं, कौन सी है? भूकंप। दूसरी जो आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं जिसका कारण है भूकंप। देखो भूकंप क्या होता है? भूकंप शब्द का मतलब क्या होता है? भू सतह का कंपन, यानी भूमि की सतह जब कंपन करती है तब अपन उसको क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। ठीक है, अब देखो भूकंप का कारण भी क्या है? भूगर्भ की कोई हलचल ही है, यानी भूमि के अंदर। भूगर्भ का मतलब क्या होता है? भूमि के अंदर की कोई हलचल है जिसके कारण क्या होता है? भूकंप आता है। जहां हलचल से कंपन प्रारंभ होता है, जिस जगह ये हलचल प्रारंभ हुई है, ये कंपन प्रारंभ हुआ है, उस बिंदु को कहते हैं कंप केंद्र। क्या कहते हैं? कंप केंद्र, या जिसको एपी सेंटर भी कहा जाता है। कंप केंद्र, जहां से पृथ्वी के अंदर जो कंपन या हलचल प्रारंभ हुई है उस स्थान को कहते हैं कंप केंद्र या एपी सेंटर। अब वहां से जैसे ही कंपन होती है तो उसकी चारों दिशाओं में क्या होती है? वो तरंगे फैलती है। जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, मान लो ये पृथ्वी है और पृथ्वी के इस बिंदु पर कंपन पैदा हुआ है यहां पर, तो इससे क्या होगा? ये तरंगे इस दिशा में जाएगी, इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, सभी दिशाओं में क्या होगी? ये तरंगे जाएगी। तो जब ये तरंगे पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है, ये ऊपर वाली जो पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगी ना, ये क्या करेगी? पृथ्वी को, सतह को या तो आगे पीछे या ऊपर नीचे। कंपन में क्या होता है? कोई वस्तु या तो आगे पीछे होती है या फिर ऊपर नीचे होती है, जिससे क्या होता है? कंपन पैदा होती है। ठीक है, जिससे क्या होता है? पृथ्वी आगे पीछे या ऊपर नीचे होती है और पृथ्वी क्या करती है? जो क्या करती है? कंपन करती है। ठीक है, अब देखो पृथ्वी का जो भूकंप का महत्व है वो किसके ऊपर निर्भर करता है? एक तो इसकी तीव्रता पर, कंपन की तीव्रता। दूसरा, ये कंपन केंद्र पृथ्वी के अंदर कितना है। जितना पृथ्वी के सतह के नजदीक होगा ना, उतना क्या होगा? भूकंप ज्यादा तीव्र होगा। भूकंप की तीव्रता क्या होगी? ज्यादा होगी। और दूसरा, भूकंप की तीव्रता क्या है? वो उत्पन्न हुआ है, वो मतलब कम कंपन का है या ज्यादा कंपन का है, उस पर भी निर्भर करता है। अब देखो 3-4 बातें यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई है, जहां पर 1 नंबर का प्रश्न आपका क्लियर होता है। सबसे पहले, समुद्र के पानी के नीचे आने वाला भूकंप क्या कहलाता है? सागरीय कंप कहलाता है। जो समुद्र के अंदर पानी के नीचे जो भूकंप आते हैं वो कहलाते हैं सागरीय कंप कहलाते हैं। दूसरा है भूकंप मापने वाला यंत्र। ये देखो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भूकंप को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? भूकंप मापी, या फिर जिसको कहते हैं सिस्मोग्राफ। क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं, या भूकंप मापी। भूकंप को मापने का कार्य, मतलब भूकंप कितना तेज है या कम है, उसको मापने का कार्य करता है। अंतिम जो है, भूकंप की तीव्रता का मात्रक क्या है? किसके अंदर भूकंप को नापते हैं? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। रिक्टर में। क्या है? रिएक्टर। रिक्टर जो शब्द है, इससे में क्या है? ये है भूकंप की तीव्रता का मात्रक, रिक्टर। कितने रिक्टर का कोई भूकंप आया है, रिएक्टर या रिक्टर बोलते हैं, कितने आता है, तो उसके ऊपर निर्भर करता है उसकी तीव्रता। यानी अपन बात करें, अगर कोई भूकंप 4 रिक्टर से कम का है, भूकंप का मान अपने इस भूकंप मापी से नापा और इसका मान 4 से कम आ रहा है, इसका मतलब हल्का भूकंप है। वो क्या है? ज्यादा नुकसानदायक नहीं है, बिल्कुल हल्का सा भूकंप है। अगर वही 5.5 तक का है, 5.5 तक का है, तो वो प्रबल है, मतलब थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। अगर 6 से ऊपर का है तो फिर वो क्या है? विनाशकारी, मतलब उससे क्या हो सकती है? मतलब बहुत बड़े बड़े नुकसान हो सकते हैं। और यही भूकंप 7 से ऊपर का है तो फिर ये सर्वनाशी है, फिर सब कुछ क्या कर देता है? 7 से ऊपर का कोई भूकंप आता है तो सब कुछ वहां से क्या हो जाता है? तबाह हो जाता है, वहां सब कुछ नष्ट हो जाता है, बिल्डिंगे सब कुछ क्या हो जाती है? मतलब ध्वस्त हो जाती है। ये अगर 7 से ऊपर का। कुछ इलाके ऐसे हैं पृथ्वी के ऊपर जहां पर क्या होते हैं? भूकंप बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो वहां पर फिर घर भी उसी हिसाब से बनाए जाते हैं। ठीक है, ताकि भूकंप को क्या कर सके? झेल सके। या फिर वहां पर घर क्या बनाए जाते हैं? लकड़ी के बनाए जाते हैं, जिससे क्या हो? भूकंप से ज्यादा नुकसान नहीं हो। आगे बात करें भूकंप की उत्पत्ति का कारण। पृथ्वी के अंदर कोई हुआ असंतुलन ही है, नॉर्मल तो है नहीं, कोई पृथ्वी के अंदर कुछ ना कुछ असंतुलन हो जाता है जिसके कारण भूकंप उत्पन्न होता है। वैसे ही मैंने कहा कि किसी भी इसके पीछे कोई साइंटिफिक 100% प्रूफ नहीं है कि इसी कारण होता है, लेकिन वर्तमान में जो सिद्धांत माना जा रहा है वो माना जा रहा है प्लेट विवर्तन सिद्धांत। प्लेट विवर्तन सिद्धांत का मतलब अपने स्टार्टिंग में चैप्टर में पढ़ा था कि इसके अंदर पृथ्वी के अंदर क्या 29 प्रकार की प्लेटें पाई जाती हैं। वो प्लेटें क्या है? धीरे धीरे एक दूसरे के ऊपर क्या करती है? खिसकती रहती है ऐसे। कभी कभी ये क्या होती है? इसके सामने आ जाती है और इससे टकरा जाती है, फिर एकदम से ऊपर होती है तो वहां से कंपन स्टार्ट हो जाता है। जैसे ये एकदम इसके सामने आ गई, अब एकदम से इसके आगे जाएगी थोड़ा सा, तो वो क्या करेगी? वहां पर कंपन उत्पन्न करेगी, और वो कंपन की तरंगे जैसे ही पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगी तो वहां पर भी क्या होगा? भूकंप आएगा। ये क्या है? सिद्धांत अभी जो माना जा रहा है, भूकंप की व्याख्या की जाती है इससे।
लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये 100% ही सत्य है, ठीक है। लेकिन वैज्ञानिक को सबसे ज्यादा मानने वाला जो तथ्य है वो यही है। तो ये था भूकंप के बारे में। इसके बाद आंतरिक विवर्तनिक शक्ति की अगली जो घटना है वो देखते हैं सुनामी। सुनामी क्या होती है, ये आपने नाम तो सुना होगा सुनामी के बारे में। देखो ये सुनामी भी क्या है, आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों की ही एक घटना है, ठीक है। सुनामी के कारण क्या होता है, समुद्र में उच्च ऊर्जा वाली लहरें उठती है, बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। ये लहरें तटीय क्षेत्रों को क्या करती है, भारी नुकसान पहुंचाती है। तटीय क्षेत्र मतलब जो समुद्र के आसपास वाले जमीनी इलाके होते हैं, वो क्षेत्र होते हैं, वहां पर क्या करती है, ये भारी नुकसान पहुंचाती है। बात करें सुनामी शब्द की तो ये एक जापानी भाषा का शब्द है। कौन सी? जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है भूकंपीय सागर लहरें, यानी भूकंपीय सागरीय लहरें, सागर की जो भूकंपीय लहरें होती हैं उसके बारे में। अब देखो बात करें तो सब जो सुनामी है इसके उत्पन्न होने का क्या कारण है। पहले तो अपने बात किया कि सुनामी भी क्या है, एक आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों की ही घटना है, ठीक है। ये इसमें क्या होती है, बहुत उच्च ऊर्जा वाली बड़ी बड़ी लहरें उठती है जो क्या करती है, तटीय क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। अब देखो ये जो सुनामी है ये उत्पन्न क्यों होती है, इसका कारण है समुद्र के अंदर, सागर के अंदर क्या होता है, 7 या 7 से अधिक रिएक्टर का जो भूकंप आता है, यानी कहीं ना कहीं इसका कारण एक भूकंप ही है। यानी अपन बात करें तो सागर तल में, यानी सागर के तल में 7 रिएक्टर से अधिक का क्या होता है, भूकंप आता है, जिससे क्या होती है, बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। उत्पत्ति केंद्र से सुनामी 2 दिशाओं में चलती है। जैसे मान लो ये सागर है, ठीक है। यहां मान लो सागर के गहराई में यहां पर क्या हुआ, एक जो भूकंप आया है 7 रिक्टर का। अब क्या होगा, इधर तो मान लो ये आ जाएगी, सतह आ जाएगी पृथ्वी की क्या आ जाएगी, सतह, और इधर गहरा समुद्र ही है, पूरी दूर समुद्र ही है। अब ये लहरें क्या होगी, उठती उठती एक इधर की तरफ चलेगी और दूसरी लहरें इधर की तरफ भी चलेगी। अब ये तो इधर समुद्र में जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बाहर की तरफ जो सतह की तरफ आती है ये क्या करती है, बहुत ज्यादा तबाही मचाती है। तो आपने क्या कहा, उत्पत्ति केंद्र से सुनामी 2 दिशाओं में, एक तो गहरे समुद्र की ओर, यानी इधर समुद्र है उसकी ओर, और दूसरा किनारों की ओर चलने वाली सुनामी विनाश लाती है, यानी विनाश का कारण बनती है, जिससे भवनों, मानव और जानवरों को क्या होता है, भारी नुकसान होता है। अब यहाँ इस सतह के आसपास रहने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी मकान हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, उन सबको क्या होगा, भारी नुकसान होगा। अभी अपन कुछ साल पहले देखें तो एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी जिसके बारे में आपने सुना भी होगा, ठीक है। तो उस सुनामी से क्या हुआ था, बहुत भारी नुकसान हुआ था। तो इस तरह से जो सुनामी आती है वो क्या होती है, समुद्र के अंदर बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठती है, वो किनारे पर आ जाती है। वैसे तो समुद्र में हल्की हल्की लहरें तो उठती रहती है, लेकिन वो किनारे तक आते आते क्या हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है और नुकसान नहीं होता है, ठीक है, वो वहां तक ही रहती है। लेकिन कभी कभी क्या होती है, इतनी बड़ी लहरें उठ जाती है जो समुद्र के जो पास वाले इलाके होते हैं उनको सबको क्या कर देती है, तबाह कर देती है। तो ये था सुनामी के बारे में। इसके बाद देखते हैं जो आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों की अगली जो घटना है वो है सृजनात्मक व विनाशक प्राकृतिक बल। सृजनात्मक व विनाशक प्राकृतिक बल, ये क्या होता है, इसके बारे में ये देखो, एक तरह से आंतरिक और बाह्य दोनों में कार्य करता है, ठीक है। अपन कहते हैं पृथ्वी के धरातल पर 2 प्रकार की शक्तियां क्या है, हर समय कार्य करती रहती है। पृथ्वी के धरातल पर भी क्या है, 2 प्रकार की शक्तियां, आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां और बाह्य विवर्तनिक शक्तियां, उसके बारे में नहीं, इसके अलावा 2 शक्तियां और कार्य करती रहती है। वो शक्तियां देखो क्या है, शक्तियों का एक समूह धरातल पर नए रूपों जैसे पर्वत आदि बनाने में सहयोग करता है। यानी जो 2 अपन पढ़ रहे हैं, धरातल पर 2 प्रकार की शक्तियां हैं, उसके अंदर एक तो वो काम करती है जो पृथ्वी पर नए नए रूप बनाती है, जैसे पर्वत हो गया, पहाड़ हो गया, इस तरह के रूपों का निर्माण करती है। मगर दूसरा क्या करता है, नए रूपों आदि का विनाश करना प्रारंभ कर देता है। जो दूसरा शक्तियों का रूप है वो क्या करता है, इसको क्या करता है, जो नए रूप बनते हैं उनका विनाश करना स्टार्ट कर देता है, उनको वापस खत्म कर देता है, धरातल के अंदर की प्रारंभ कर देता है। धरातल के अंदर की जो शक्तियां हैं वो धरातल पर नए रूपों का निर्माण करती हैं। धरातल पर क्या करती है, नए रूपों का निर्माण करती है।
जबकि जो बाह्य शक्तियां हैं वो क्या करती है, धरातल पर आने वाले रूपों का क्या कर देती है, विनाश कर देती है। यानी कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो क्या करती है, धरातल पर नए नए रूप बनाती है, जैसे पर्वत हो गया, पहाड़ हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें बनाती है। लेकिन जो बाहर की जो शक्तियां हैं वो उनको क्या कर देती है, उनको बनाने से वापस रोक देती है। जैसे अपने देखते हैं रेगिस्तान के अंदर कोई भी पहाड़ नहीं है। रेगिस्तान में पहाड़ नहीं होने का कारण क्या है कि जैसे यहाँ पर पहाड़ बनने लगता है तो रेत के कण है वो हवा के साथ उनको टकरा कर उनके घर्षण से क्या कर देते हैं, वापस उसको मिट्टी में मिला देते हैं। ठीक है, तो ये बाह्य विवर्तनिक शक्ति दूसरा रूप हो गया जो उसको विनाश कर रहा है। एक क्या कर रहा है, वहां पर पर्वत बनाने की कोशिश कर रहा है, दूसरा क्या करता है, वो रेत के कण और हवा उसको क्या कर रहे हैं, बाहर की जो शक्ति है वो उसको वापस मिट्टी में मिलाने का कार्य करते हैं ताकि वहां पर कोई पर्वत वगैरह नहीं बने। तो ये थी सारी की सारी आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां। ठीक है, पृथ्वी के अंदर आपने पढ़ा, पृथ्वी के जो ऊर्जा तंत्र है उसमें दो प्रकार की शक्तियां आपने पढ़ी, एक तो होती है आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां, एक होती है बाह्य विवर्तनिक शक्तियां। तो आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों के बारे में अपने बात कर ली है, जिसमें अपने पढ़ा ज्वालामुखी, उसके बाद में पढ़ा भूकंप, उसके बाद में अपने पढ़ा सुनामी, और लास्ट में अपने पढ़ा जो है सृजनात्मक एवं विनाशक जो प्राकृतिक बल है उसके बारे में। उम्मीद है ये आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।